क्रिप्टो करेंसी मार्केट शुक्रवार की सुबह के ट्रेड में फ्लैट ट्रेडिंग कर रही थी क्योंकि FTX से संबंधित न्यूज अपडेट और SOL आधारित USDC और USDT के सस्पेंशन की भावना ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को तोला है। ब्लॉकफाई, लिक्विड, जेनेसिस और जेमिनी अर्न के विड्रॉल्स फ्रीज होने की खबरों के बाद FTX के क्रैश के बाद के रिजल्ट के तहत व्यापक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दबाव बना हुआ है। ऐसे में गुरुवार को स्टेबल कॉइन्स फोकस का एरिया बने हुए थे। एक्सचेंजेस ने गुरुवार को सोलाना बेस्ड USD कॉइन और USD टीथर का समर्थन बंद कर दिया था। SOL बेस्ड स्टेबल कॉइन्स को बाइनेंस, बायबिट और OKX द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। बाइनेंस ने सोलाना USDT डिपॉजिट पर प्रतिबंध हटाने के बाद भी लेटेस्ट न्यूज ने इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को ज्यादा प्रभावित किया है। हॉकिश फेड चैटर की वजह से नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 0.35% की गिरावट देखी गई। वहीं FOMC मेंबर बुलार्ड ने गुरुवार को कहा कि फेड रेट हाइक्स का इन्फ्लेशन पर लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ा है। इन सबके बीच BTC ने पिछले 24 घंटों में 1% की गिरावट के साथ $16,880 पर ट्रेड किया है, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 0.5% नीचे जाते हुए $1,220 पर देखा गया। डेलावेयर कोर्ट में फाइलिंग की एक सीरीज में नए FTX CEO जॉन जे रे थर्ड ने अपने प्रीडिसेसर सैम बैंकमैन-फ्राइड को अनप्रेसिडेंटेड खराब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए फटकार लगाई है। रे, जिन्होंने पहले एनरॉन जैसे फाइनेंशियल स्कैंडल्स की देखरेख की थी, ने पुअर रिकॉर्ड कीपिंग और लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ बहामास में रियल एस्टेट परचेज के लिए कंपनी के फंड्स के इस्तेमाल की आलोचना की है। रे ने 17 नवंबर को दायर एक अदालती दस्तावेज में कहा, मैंने अपने करियर में कभी भी कॉर्पोरेट कंट्रोल्स की ऐसी पूर्ण विफलता और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की पूरी अनुपस्थिति नहीं देखी है। रे ने यह भी कहा कि FTX ने अपनी डिजिटल एसेट के लिए अप्रोप्रिएट बुक्स और रिकॉर्ड्स या सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं रखे हैं। प्राइवेट कीज तक पहुंचने के लिए अनसिक्योर्ड शेयर्ड ईमेल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है और आज तक कंपनी के लिए काम करने वालों की लिस्ट 11 नवंबर तक उपलब्ध नहीं हुई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट मार्केट के बड़े डेवलपर कम्युनिटी को एक की Web3 पावर हाउस में बदलने की उम्मीद में है। दरअसल पिछले 2 सालों में करोड़ों क्रिप्टो फोकस्ड वेंचर कैपिटल फर्म्स ने भारत की ओर अपना रुख किया है, लेकिन चैंगपेंग जाओ यकीनन क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनकर सामने आए हैं। जो भारत की पोटेंशियल के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए बताते हैं आपको। गुरुवार को टेक क्रंच क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में जाओ ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि भारत में एक बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। जाओ इंडियन मार्केट के बारे में इस तरह का गंभीर दृष्टिकोण रखने वाले अकेले नहीं हैं, बल्कि डजन्स ऑफ इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स से हमने निजी तौर पर इसी तरह की चिंता को शेयर करते हुए देखा है। लेकिन जाओ का कमेंट रिमार्केबल है, क्योंकि अब तक उनकी तरह के कद वाले किसी और व्यक्ति ने पब्लिकली ऐसे विचार को शेयर नहीं किया है। जाओ ने ग्लोबल प्लेयर्स के लिए मार्केट को इतना वायबल नहीं बनने के लिए देश के हाई टैक्स एनवायरनमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने इस साल की शुरुआत में वर्चुअल करेंसीज पर टैक्स लगाने के लिए एक लॉ इन्फोर्स किया था। ये किसी भी वर्चुअल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगा रहा है। ऐसी सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के डिटेल प्राप्त करने के लिए न्यू दिल्ली वर्चुअल एसेट्स की परचेज से संबंधित पेमेंट्स के सोर्स पर 1% TDS को लागू किया गया है। डिटेक्टिव बेंजामिन डूसनबेरी ने सिल्वरगेट को कई डिजिटल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बैंक अकाउंट रिकॉर्ड और 10 कंपनियों को अवैध फंड ट्रांसफर करते हुए पाए जाने पर तलब किया। सिल्वरगेट बैंक, जो डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री का एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, को हाल ही में तलब किया गया क्योंकि उसके क्रिप्टो बैंक अकाउंट्स के जरिए साउथ अमेरिकन मनी लॉन्डर्स को बड़ी सफाई से $425 मिलियन ट्रांसफर किया हुआ पाया गया था। तलब किए गए बैंक रिकॉर्ड की जांच के बाद डूसनबेरी ने पाया कि सितंबर 2021 और जून 2022 के बीच 10 कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से टोटल $425 मिलियन से ज्यादा का ट्रांसफर अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स बैंक अकाउंट में किया था। रिकॉर्ड्स में OSL डिजिटल लिमिटेड, OSL SG PTE लिमिटेड, पैक्सिस ग्लोबल PTE लिमिटेड और पैक्सिस ट्रस्ट कंपनी LLC के नाम पर अकाउंट्स शामिल हैं। रिकॉर्ड्स के भीतर वायर ट्रांसफर पेमेंट डिटेल्स कई ऑपरेटिंग अकाउंट से देखे गए थे।
जो संबंधित क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसफर किए जा रहे फंड्स को रिप्रेजेंट करते थे। बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX बहामास की सरकार पर FTX के सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस को निर्देशित करने का आरोप लगा रही है, ताकि कंपनी द्वारा यूएस में चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल किए जाने के बाद एसेट्स वापस ले जा सके, जो कि गुरुवार की कोर्ट फाइलिंग से पता चलता है। डॉक्यूमेंट्स जो डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट में फाइल किए गए थे, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से लेन देन अवैध थे और या वे कैसे हुए। इस तरह से FTX के एसेट के इन चार्ज बहामास लिक्विडेटर्स द्वारा न्यूयॉर्क में फाइल की गई शिकायत का विरोध करने वाले एक डॉक्यूमेंट में आरोप को शामिल किया गया था। ऐसे में लिक्विडेटर्स उनके चैप्टर 15 फाइलिंग में जो बैंकरप्सी के मामलों पर लागू होता है, उसमें यूएस और फॉरेन कोर्ट्स के बीच सहयोग की जरूरत होने पर यूएस कोर्ट से कार्रवाई को बहामास में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था, जहां क्रिप्टो एंटरप्राइज का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Crypto exchange FTX filed for US bankruptcy on 11th November and Sam Bankman-Fried stepped down as CEO after a liquidity crisis that prompted intervention from the regulators around the world. FTX bankruptcy has not only impacted market investors but also impacted prominent celebrities across the globe. It was found that Solana was the second largest recipient of investment by Alameda Research. The investment arm SBF founded FTX. Investors feared Solana would meet a similar fate, that of collapsed crypto exchange. Hello and welcome to 3.0 TV. I'm your host Roshni, and in today's special segment, we are going to cover the cascading effect of FTX collapse and its impact on Solana games. While the smoke and fire surrounding FTT were affecting the entire ecosystem, including the king crypto Bitcoin, the insolvency of Solana DX, also called Serum, was disastrous. FTT, the native token of the FTX exchange, was down 89% at the start of meltdown, while SRM was down 53% in the last few days. Furthermore, the Solana ecosystem took a harder hit compared to other major digital coins such as Bitcoin and Ethereum following the collapse of the FTX crypto exchange. Gaming tokens across the Solana crypto ecosystem are proving to be yet another casualty in the fallout from FTX collapse, with some dropping even further than the blockchain's main coin after the network lost its biggest supporter. Ethereum's gaming projects account for 4% of its Ethereum market capitalization, while the equivalent figure of Solana is 1%. This could imply that Solana's liquidity is not trickling down to its gaming projects, which presents a great opportunity for new and existing projects to innovate and capture for liquidity. Following are the list of Solana games impacted by FTX bankruptcy. Orrery. Orrery is a free-to-play desktop game that invites players to explore a vast and diverse universe. Gamers travel through the worlds of Antic and Tokane, two distinct areas and biomes where you will encounter a diverse range of NPCs and NFTs. In this captivating JRPG, these magical creatures, which can be caught or traded, accompany gamers through a variety of engaging game modes. The in-game token of turn-based role-playing game Ori has decreased 63.6% over the last 7 days. Star Atlas. Star Atlas is a 2620-based virtual gaming metaverse. 3 major factions have emerged in this distant future. These factions are engaged in an ongoing struggle for resources, territorial conquest, and political dominance. You as a Star Atlas faction citizen will have the ability to influence the outcome of this intergalactic conflict while earning rewards for your contributions. Star Atlas saw the value of its Atlas cryptocurrency decrease by 34% as Star Atlas followed a similar trend to Orrery. Genopets. Genopets is the world's first free-to-play, move-to-earn NFT game that makes living an active lifestyle fun and rewarding. Genopets, built on the Solana, combines your daily activities in real life with blockchain, play-to-earn economics,
allowing you to turn your real-life activities into expansive gameplay while learning cryptocurrency. Tap Fantasy is an MMO role-playing game building the biggest play-to-earn on Solana and BSC. It's the metaverse version of the famous Tap Fantasy with over 20 million users. Tap Fantasy struggled with its value as it witnessed the value of its cryptocurrency TAP decrease 10.9% over the last 7 days. However, it has maintained a strong player base, recording 2,563 unique active wallet addresses in the last 7 days. Panzerdogs. Panzerdog is a Solana NFT gaming project where players can own all of their in-game assets and use them for P2E and P2P battles. The game is built to play directly on mobile and desktop browsers. Faraway Studios. Faraway is a game studio that builds and publishes open economic games such as Mini Royal Nations. However, Panzerdogs and Faraway Studios' Mini Royal Nations have yet to launch their own tokens and were thought to be among the most popular platforms in the ecosystem. Faraway previously received $21 million in funding from FTX. Furthermore, Krafton, the company behind the massively successful Battlegrounds Battle Royale style video game, recently partnered with Solana Labs. The impact of FTX's downfall is felt across the breadth and length of the digital ecospace. Gaming industry too could not guard itself against the aftermath even as the users were aware of the risk involved in playing games. There is still time to get exact details of the gaming sector, and it will be interesting to know the resultant impact on users. Will users suffer losses, and will these games help recover these losses? We will keep a track of all these things and help you keep updated on the development. Well, that's all in today's special segment. We will meet again with more exciting updates about the ongoing saga of FTX collapse. Till then, keep watching 3.0 TV. Please like and share our videos, subscribe to our YouTube channel, press the bell icon to get instant updates.